सो बच्चों हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और दो चैप्टर्स आई मीन दो क्लासेस में हमने ये बेसिक चीजें हमने समझ ली। रियल नंबर्स के बारे में, एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज समझी, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझी थी। तो अब देखते हैं कि जो बातें हमने समझी हैं उससे मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूं कि नहीं। यस, तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1.1 से। सो एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors. ओके, सो ये सब तो बहुत सिंपल है। 140 इसका अगर मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? 140 ये सब आपने बचपन क्लास में सीखा होगा। पहले 2 से डिवाइड होगा कि नहीं ये देखेंगे। 2 से डिवाइड हुआ 70, फिर 2 से देखेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड होगा 7, फिर 7 से डिवाइड होगा, लास्ट में 1 आना चाहिए। लास्ट में अगर 1 आ गया तो ये 2 into 2 into 5 into 7 ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। और प्राइम क्यों? क्योंकि तुम देखो सारे प्राइम नंबर हैं, 2, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। यस, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको रहने देते हैं बिकॉज ये तो बहुत बच्चों वाली क्लास की बात हो गई। तो ये सारे आप कर लेना, ये आप प्राइम फैक्टर बना पाओगे। या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अच्छा, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, ये बोल रहा है कि इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालो और देखो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है कि नहीं। और हमने पिछले क्लास में यही चीज को समझा है दो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के। लेकिन और भी अच्छी बात है, ये 3 एग्जाम्पल्स और भी हैं जिससे आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये तो होता ही है। 2 एग्जाम्पल से मैंने ऑलरेडी समझ लिया। तो चलो कोई एक ले लेते हैं, कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं, बाकी 2 आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये ले लूं 510 एंड 92। सो लेट अस टेक दिस। सो अगर मुझे 510 का करना है तो पहले तो 510 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, है ना। तो प्राइम फैक्टर निकालो। सो 2 से 2 जा 4, 2 5 जा 10, सॉरी, और 2 5 जा 10, फिर ये 5 से होगा 51। ओके, am I right? Yes, I think so. Yes, या 51 किससे होगा डिवाइड? 3 से देखें। क्यों मैंने 3 से ट्राई किया? क्योंकि 5 और 1 ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 बनता है। 6 जो है 3 से डिवाइड होता है। तो ये सब डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। ये आई होप कि आप लोगों को पता होगा बच्चों। अगर नहीं पता है, आप चाहते हो कि मैं ये डिविजिबिलिटी रूल या ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में प्रॉब्लम अगर आ रही है जो कि क्लास 10th में नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करना, आई विल ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट। मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। सो मुझे पता चल गया कि ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितने बार में होगा? 3 1 जा 3, 17। अब ये नहीं होगा डिवाइड, ये सिर्फ 17 से डिवाइड होगा क्योंकि 7 और 1 8 हो जाता है। 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, है ना। तो सब देख लिया मैंने, तो ये 1 हो गया। तो बेसिकली 510 को मैं लिख सकता हूं 2 into 5 into 3 into 17। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्राइम फैक्टराइजेशन किया है जी अभी तक 510 का। ठीक, तो ये सब मिटा दिया जाए और 510 को छोड़ देते हैं। याद रहे 510 इज इक्वल टू है ये, मतलब 510 को ही इस तरीके से लिख दिया गया है। अगर तुम ये सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 510 आ जाएगा। ओके, 92 का देखा जाए तो 92 का मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
फिर मैं 2 से करूंगा, और 2 3 जा 6। तो ये तो 23 आ गया। 23 किससे होगा क्या? 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, नहीं होगा। क्योंकि 2 प्लस 3 किया मैंने, 5 आया। 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 9 10 तो नहीं होगा जी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आ गया 23 और यहाँ पे 1। सो मैं 92 को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? अब ये दोनों लिख दिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं? सिंपल, पहले कॉमन वाला ढूंढ लिया जाए। पहले कॉमन वाला ढूंढ लेते हैं। 2 इधर भी है, 2 यहाँ पे भी है, ये एक कॉमन हो गया, ये मैंने ब्लू से कर दिया। 5 3 17 2 23 और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा जी। ठीक, तो अगर मुझे एलसीएम निकालना होता, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो कॉमन वाला है उसको एक बार लिखा जाए। तो 2 एक बार लिख दिया, बाकी ऊपर में 5 इंटू 3 इंटू 17, और नीचे वाला जो है 2 इंटू 23। ये हुआ एलसीएम। इसको जो भी है अपना कैलकुलेट करके निकाल लो कैलकुलेटर से। यस, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं? मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा। जस्ट लेट मी यूज इट। 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 और 10 भी है, तो ये आता है 23460। कुछ ज्यादा नहीं आ रहा? हमने एलसीएम एलसीएम अच्छा से निकाला है ना। एलसीएम बोल रहा हूँ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। या ठीक से निकाला है, करेक्ट। ठीक है, so let it be. Yeah, what about HCF? HCF is हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन वाले पे चले जाएंगे सीधा। कॉमन सिर्फ 2 ही है, तो 2 लिख दिया। ठीक, अब करते हैं 510 इंटू 92। 510 इंटू 92 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स को एन ओ एस ऐसे लिख दिया तो नंबर समझना, इक्वल टू 510 इंटू 92, और ये आता है बच्चों 46920। ठीक, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये अगर हम करके देखेंगे तो 23460 था इंटू 2, तो ये देखो कितना आ रहा है, 26 सॉरी 23460 इंटू 2, तो ये आ गया 46920। ये देखो 46920, 46920, तो ये बात वैलिडेट हो गई। वैसे जरूरत नहीं थी, पिछली बार भी आपको सारी चीजें एग्जांपल से मैंने दिखाया था, बट ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वैलिडेट करो, तो जी हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद रहे, ये तभी के लिए वैलिड है अगर सिर्फ दो नंबर की बात हो रही है ना। हाँ, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर्स हैं, तो इसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर सिर्फ दो नंबर की एलसीएम और एचसीएफ निकाली जा रही है, तभी के लिए वैलिड है। ठीक, सो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। वैसे ही आप बाकी के दो क्वेश्चंस को कर लेना। ओके, so this is also done. Find LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो सेम कोई सा भी एक बताओ, चूज कर लो जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं। ठीक है, तो लेट्स से मैं ये वाला बना 8925।
सो बच्चों अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो ये तो मैं आसानी से लिख दूंगा 2 इंटू टू। 9 का लिखें तो 3 इंटू 3। ठीक है। 25 का लिखें तो 5 इंटू 5। अब सबसे पहला चीज मुझे कॉमन ढूंढना है तीनों में। तो जी 2 तो कहीं है ही नहीं, 3 तो कहीं है, तो कुछ तो कॉमन मिला ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं कॉमन है तो मैं इतना मान सकता हूं ना कि इंटू वन इंटू वन। तो इतना मुझे पता चल गया कि जी 1 कॉमन है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मुझे एचसीएफ के टाइम पे काम आएगा। तो ऐसे ऐसे गोल कर दो इसको, ये 1 कॉमन है। ठीक। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन वाले चीज को एक ही बार लिख दो, कॉमन 1 ही है तो 1 इंटू, या 1 इंटू नहीं भी लिखे तो चलेगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर में था, इंटू 3 इंटू 3, ये सारे लिखते जा रहे हैं अब, इंटू 5 इंटू 5। कितना हो गया, 8 इंटू 25 इंटू 9। मुझे फिर से कैलकुलेटर को यूज करना पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग अपने हाथ से करो। मैं करूंगा 8 इंटू 9 इंटू 25। इट गिव्स मी 1800। यस। व्हाट अबाउट एचसीएफ, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो 1 आ गया एचसीएफ। अब वो वाली चीज करके देखो, वो वाली चीज अप्लाई हो रही है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। वैसे इस केस में तो हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इत्तेफाकन से हो गया बच्चों, लेकिन हर केस में नहीं होगा। तो चलो मुझे एक और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपके लिए। इज इक्वल टू 1800 इंटू 1। और अगर नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू 9 इंटू 25 आता है, ये भी आ जाएगा 1800। ये इत्तेफाक से हो गया, लेकिन ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में होगा। लेट्स टेक वन मोर केस, या तो क्या पता मैं ही गलत हूं, है ना, तो मैं अपने आप को गलत मान लूंगा। आओ देखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 नंबर है तो कभी भी गलत नहीं होगा, किसी शर्त पे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं, आई मीन 3 का 1। ठीक है। सो 12 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। ये मैंने कैसे लिखा, ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, मुझे पता है कि 12 का होता है 4 इंटू 3, और फिर 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया। इस तरीके से मैं सोच पा रहा हूं। ठीक है। 15 का मुझे जैसे ही पता है तो 5 इंटू 3 होता है, तो मैं लिख दूंगा 3 इंटू 5। 21, ये मुझे पता है 7 इंटू 3, तो 3 इंटू 7 लिख दूंगा। इस तरीके से मैं कर पाता हूं। ओके। अब सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढ लिया जाए, तो 2 3 मिल गया कॉमन। ठीक। तो यूं ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये मिल गया कॉमन 3। तो जब मुझे एलसीएम निकालना है तो कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, तो 3 को एक बार लिख दिया। बाकी जो नॉट कॉमन वाले, जो भी नॉन कॉमन वाली चीजें बच गई नंबर, वो सबको लिख दो। तो ऊपर में बच गया 2 इंटू 2, यहाँ पे बच गया 5 तो इंटू 5, यहाँ पे बच गया 7 तो इंटू 7। देखो तो कितना आता है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, हाँ 12, 12 5 जा 60, 16 इंटू 7, 420। यस। What about HCF? HCF is highest common factor। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 3, और यही हाईएस्ट है, तो 3। ठीक। अब करते हैं एलसीएम इंटू HCF, ये करके देखते हैं। 420 इंटू 3, ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, 4 इंटू 3, 1260।
और अब नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा 12 इंटू 15 इंटू 21 इज इक्वल टू, तो मैं कैलकुलेटर को यूज कर लूं, 12 इंटू 15 इंटू 21, ये आता है बच्चों 3780। तो देखो दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है दोनों। ये है 1260, ये है 3780। बेसिकली एलसीएम इंटू एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नहीं है ना बराबर, 1260 3780। लेकिन हाँ, इस वाले केस में इत्तेफाक से हो गया था, 2 के 3 के 3 में, इस वाले केस में तो हो गया, इत्तेफाक से तो हो गया। लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं बोल सकता, ये एक थ्योरी नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ दो नंबर है तो ये थ्योरी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो बच्चों, दिस इज ऑल्सो डन। या ओके, और देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, कौन से नंबर है वो, 306 एंड 657। इसका 9 दिया हुआ है, एलसीएम ये दिया हुआ है। अच्छा, एलसीएम ढूंढना है मुझे इसी का, तो सिंपल है यार, एचसीएफ इंटू एलसीएम मुझे पता है, इंटू एलसीएम ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब 306 वो नंबर है और 657 वो नंबर है। सबसे पहले मैंने देखा क्या दो नंबर है, हाँ दो नंबर्स हैं, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तीन नंबर होते तो नहीं कर पाता। एचसीएफ मुझे पता है ऑलरेडी 9 है, तो मैं लिखूंगा 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, राइट। और ये फिर 9 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो देखो उस फॉर्मूले का फायदा है ना, बिना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता, फिर मैं एलसीएम निकालता। लेकिन अगर किसी ने मुझे बता दिया कि जी एचसीएफ इसका ये है, तो मैं बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए सिर्फ फॉर्मूले की मदद से मैं एलसीएम निकाल पा रहा हूं। ठीक है बच्चों, सो ऐसे निकाल लोगे आप, इस 9 को यहाँ पे लेकर के गए, डिवाइड किए, फिर एलसीएम निकल गया। सो आई एम नॉट डूइंग इट टू सेव ऑन टाइम। ओके, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर है 6 to the power n, मतलब हो सकता है कि 6 to the power 1 मतलब 6, ओके। 6 to the power 2 करो, n के जगह पे 2 रखो, क्या आएगा 36, ओके। फिर 6 to the power 3 करते हैं तो क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर है 6 टू द पावर n, मान लो कुछ भी होगा, 6 टू द पावर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्या ये लास्ट में इसके जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, मान लो 6 टू द पावर 5, इसका जो भी आंसर आएगा इसके लास्ट में 0 आ सकता है क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ऐसा नहीं कि मैं n के जगह पे क्या बोलते हैं -4 रख दूंगा, या n के जगह पे 0 रख सकता हूं क्या, 0 रख के ट्राई कर सकता हूं क्या, नहीं। क्योंकि ये बोल रहा है कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखो यहीं पे वो चीजें काम आ रही हैं, जब हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या है, हमने जो अपने पिछले क्लासेस में पढ़े, नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर के स्टार्ट होता है। तो ये या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 600 200 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। यस, ओके। तो बोल रहा है ना कि n कैन बी नेचुरल नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, सो तुम खुद ही सोचो
कि अगर मैं 6 का कोई भी पावर लेता हूं, ठीक है, तो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। इसका रीजन, पहली बात तो कि रीजन ढूंढने से पहले खुद करके देखो। 6 टू द पावर 2 करो 36 आता है। 6 टू द पावर 3 करो 6 इंटू 6 आएगा। ठीक। 6 टू द पावर 4 करो, ये आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक। अब मैं कैसे बोल पा रहा हूं गारंटी के साथ कि लास्ट में 0 नहीं आएगा? क्योंकि ये कुछ तुम्हारे बुक में हो सकता है इसमें अलग तरीके से आंसर दिया हुआ है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई जरूरी थोड़ी कि मैं एक ही तरीका लूंगा। उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। अगर 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कोई भी नंबर ले लो, यहां पे लिख लेते हैं एनी नंबर, ये ले लो, एनी नंबर, एनी नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या क्या आ सकता है? 6, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट 6 आ सकता है। ओके, मतलब क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। 0 आ सकता है, बता रहा हूं कैसे, बता रहा हूं मैं कैसे बताया मैंने। अगर मान लो ये 10 होता, एनी नंबर, तो 10 इंटू 6 60 हो गया ना, लास्ट वाला नंबर 0 हो सकता था। तो मैं लास्ट नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, लास्ट नंबर या तो 0 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, 18, 4, 7 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 2 वाला मैंने लिख दिया है। 8 6 जा 4, तो लास्ट में 4 आएगा, वो लिख दिया है मैंने। 9 6 जा 54, है ना? नहीं, हाँ, तो 4 लिख दिया है। और 10 वाला, तो बेसिकली आप कोई भी नंबर ले लोगे बच्चों, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये चारों चीजें आ सकती हैं। ये मैंने कैसे बताया? ये मैंने ऐसे बताया कि मैंने स्टार्ट किया 1 से, 1 इंटू 6 कर दिया, ठीक, तो लास्ट में क्या आएगा? 1 इंटू 6 6। फिर 2 लिया मैंने, अच्छा 0 से स्टार्ट किया, तो 10 वही बोल रहा था मैं, या 1 से स्टार्ट कर लो। सो 2 इंटू 6 किया तो आया 12, लास्ट वाला नंबर क्या है? 2, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। पहली बार में मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। फिर 3 इंटू 6 किया तो क्या आएगा? 18, तो लास्ट वाला नंबर 8, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 भी लिख दिया। तुम 4 इंटू 6 करो 24, तो लास्ट वाला 4 आया। फिर 5 इंटू 6 करो 30, है ना, तो लास्ट में 0 आ गया, तो इसलिए मैंने 0 भी लिख दिया है यहाँ पे। फिर 6 इंटू 6 करो 36, लास्ट में 6 आया, तो 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैंने छोड़ दिया। 7 इंटू 6 करो 42, लास्ट में 2, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ऐसे करके 10 तक मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मैंने पता कर लिया कि लास्ट में तो ले दे करके इसका यही नंबर आएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है, ये बोल रहा है कि अगर 6 टू द पावर कुछ कर दिया जाए, मतलब इतना तो तय है कि मैं 6 से लास्ट में मल्टीप्लाई तो करूंगा, 6 टू द पावर 4, इसमें जो भी है यहाँ पे ये नंबर है उसके लास्ट में तो 6 से ही मल्टीप्लाई होगा ना। 6 टू द पावर 3, ये जो भी नंबर है उसके लास्ट में तो 6 से ही मल्टीप्लाई हुआ ना। तो इतना तय है कि मेरा लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। अब 6 से मल्टीप्लाई होने पे ये सारे नंबर्स आ सकते थे। अगर अगर ये पूछ लेता कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 1, मान लो ऐसा होता क्वेश्चन, तो सीधा तुम यहीं पे बोल देते कि नहीं, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल।
और मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यही चीजें आ सकती हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा लास्ट डिजिट। तो अगर सिर्फ 1 बोला होता तब तो मेरा काम ही यहीं पे बन गया था, खत्म हो गया कहानी। अगर यहाँ पे 1 के जगह पे 0 के जगह पे बोला होता कि 5 आ सकता है क्या, सीधा मैं बोलता कि नहीं नहीं आ सकता। देखो 5 है ही नहीं, 0 6 2 8 4 आ सकता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर ये पूछ देता कि क्या 6 सॉरी 2 आ सकता है क्या, तो मुझे सोचना। वैसी तरीके से इसने बोल दिया कि क्या 0 आ सकता है क्या, तो मुझे अब सोचना पड़ेगा। 0 आ तो सकता है, लेकिन क्या इस केस में आ सकता है? अब ये चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब देखो, पॉइंट ये है कि जब भी मैं 6 का पावर करूंगा, तो ये देख लो यहाँ पे 36 हो गया, यहां तक 36 है। 36 इंटू 6, इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये हाथ में 3 हो गया, 216, ठीक है। तुम एक चीज देख पा रहे होगे बच्चों, कि जब मैं 6 का पावर कर रहा हूं ना, कुछ भी, तो लास्ट में 6 ही आ रहा है। ये देखो 6, 36 के भी लास्ट में 6, 6 टू द पावर 3 भी किया तो उसके लास्ट में 6। अब तुम 6 टू द पावर 4 करो, मतलब 216, 6 टू द पावर 3 तक 216 था, 216 इंटू 6। तो मैं लिखता हूं 6 टू द पावर 4 करूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये वाला यहां तक का मुझे पता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 216 है, तो 216 इंटू 6, एंड दिस गिव्स यू 1296। ये भी देखो, इसके भी लास्ट में 6 है। तो पॉइंट ये है कि लास्ट में 6 ही आएगा, 6 टू द पावर कोई भी नंबर ले लो। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करोगे ही, ठीक है। और उसके पहले वाला जो नंबर है उसके लास्ट में 6 होगा ही। नहीं समझ में आ रहा? जैसे तुम 36 ले लो, 36 को जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे 6 से, तो क्या किया तुमने, 6 इंटू 6 तो करोगे ना। तो 6 इंटू 6, 36, हाथ में 3 हो गया, और 6 3 जा 18, और 216 आ गया। तो अब क्या हुआ, 6 इंटू 6 हुआ, और उसका जो डिजिट है वो यहां पे आएगा ही आएगा। तो 6 इंटू 6 कभी भी करेंगे तो उसके लास्ट में 1 डिजिट पे 6 ही मिलेगा मुझे। अब मान लो 216 आ गया, अगेन 216 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, कोई भी पावर करोगे तो, मतलब पावर 4 करोगे तो फाइनली क्या होगा, 6 इंटू 6 होगा। तो ये लास्ट में क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। इसी तरीके से तुम करते हुए किसी भी पावर में चले जाओ, किसी भी पावर तक चले जाओ, तुमको 6 टू द पावर समथिंग, उसके लास्ट में 6 ही मिलेगा। तो ये कहना कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, तो ये गलत होगा। इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, because any number which multi gets I mean 6 getting multiplied with 6 will always result in यूनिट नंबर 6। तो तुम ये बोल सकते हो कि हमेशा इसके यूनिट डिजिट पे 0 तो नहीं आएगा, लेकिन हमेशा 6 आएगा। ये तुम गारंटी के साथ कह सकते हो। क्लियर? चलो, तो हमने सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देखा कि जी इसमें डिजिट 0 में, हमने सब कुछ देख लिया। कल को मुझे बोल दिया कि 5 आ सकता है क्या, तो मैं सीधा बोल देता नहीं। तो ये एम नहीं है कि क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लिया और चले आगे बढ़ गए। एम ये है कि क्या मुझे उसके आसपास की सारी चीजें पता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंज कर दिया गया, उसमें ट्वीक हो गया, तो क्या मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा, उसको समझ पा रहा हूं मैं, ये एम है। सो अब आ जाते हैं और भी आगे। तो दिस इज ऑल्सो डन, राइट। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतना आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो एक वाला एक कोई एग्जाम एक करके देखते हैं। ये बोल रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू
13 और +13 है यहाँ पे। ये बोल रहा है क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है क्या या प्राइम नंबर है क्या, और अगर है तो एक्सप्लेन करो। तो देखो, इस 13 को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया 7 × 11, और यहां पे क्या बच गया +1। तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 13 × 7 × 11 कितना 77 +1 78। तो कोई भी एक नंबर था जिसको मैंने 13 × 78 लिखा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ ऐसा होता है, जैसे मान लो 13 है, 13 प्राइम नंबर है ना, इसको सिर्फ तुम ऐसे लिख सकते हो 13 × 1, क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर 1 हो सकता है और इसका फैक्टर अपने आप में ये खुद हो सकता है, इसलिए 13 प्राइम नंबर है। और देख लेते हैं कौन सा प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसको सिर्फ लिखा जा सकता है 7 × 1, और कोई तरीका ही नहीं है। और क्या प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है नहीं, इस क्यों? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 3 × 3। 3 भी एक फैक्टर है, 1 भी एक फैक्टर है और 9 भी एक फैक्टर है, मतलब खुद और 1 ये तो होता ही है, साथ ही साथ 3 भी एक फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। व्हाट अबाउट 11? 11 एक प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसा लिखा जाता है 11 × 1, राइट। सो द पॉइंट इज, अच्छा व्हाट अबाउट 15? 15 को लिखा जा सकता है 5 × 3, मतलब 15 का फैक्टर 15 तो होगा ही, 1 तो होगा ही, और साथ में 5 भी है और 3 भी है, तो इसलिए बोला गया कि 15 कंपोजिट नंबर है। तो उसी तरीके से ये कोई भी नंबर हो, जो कि आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी नंबर हो यहाँ पे, उस नंबर का ये एक नंबर अपने आप में खुद एक फैक्टर तो होगा ही, 1 तो होगा ही, ये 13 भी है और 78 भी है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आई कैन से कि इसके 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर, ये नंबर खुद एक, आई मीन 1 भी एक फैक्टर है, 13 भी एक फैक्टर है, 78 भी फैक्टर है, इसलिए मैं कहूंगा कि जी ये नंबर कंपोजिट नंबर है। और ये हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर के बारे में, वो नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, और प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, खुद और 1। और कंपोजिट नंबर के लिए अगर कोई भी खुद और 1 से ज्यादा अगर फैक्टर मिल गया तो वो कंपोजिट हो गया। सेम आप इसको भी उसी तरीके से करके देखना, कैसे 5 कॉमन आ जाएगा, देखो 5 कॉमन आ गया, 5 यहां से कॉमन आ जाएगा, है ना जी। ओके, सो ये एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आई थिंक ये बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए। तो बच्चों, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आपको हर क्वेश्चन में मजा आता है, हर क्वेश्चन आपको आसान लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक ऐसे पाथ बना दिया जाए, सर्कुलर पाथ, यूं करके मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, ठीक है। ओके, तो ये स्पोर्ट्स फील्ड है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बट समझ लेना कि सर्कुलर ही है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अच्छा, तो मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लिख दूं स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, यहां से वो अपना ड्राइव करना शुरू करती है, और सोनिया को लगता है 18 मिनट, तो एक तरफ साइड में लिखना शुरू कर दे, लिख देते हैं। ये साइड में क्यों लिखते हैं ऐसा, ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े और सब कुछ एक ही जगह हो। इस तरीके का हैबिट आपको भी रखना है। सोनिया 18 मिनट्स, MIN कर दिया मैंने, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि, रवि भी एक लड़का है और ये 12 मिनट लेता है, अच्छी बात है। फिर सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, तो रवि भी इधर
जाना शुरू किया और सोनिया भी इधर जाना शुरू की, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? या सोचो, कितने देर बाद वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे? कहां पे मिलेंगे? ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे? सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और खुद दिमाग लगाओ। चलो, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आपने पॉज करके कुछ दिमाग लगाया होगा। तो पहले तो अपने दिमाग से देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। रवि को आर लिख दें, सोनिया को एस लिख देते हैं। ये दोनों चलना शुरू किए। 12 मिनट में रवि यहां पे पहुंच गया, लेकिन सोनिया अभी नहीं पहुंची हुई क्योंकि वो 18 मिनट लेगी। तो सोनिया कहीं यहां पे होगी, रवि पहुंच गया होगा यहां पे 12वें मिनट में, राइट, है ना? लेकिन सोनिया यहां पे कब पहुंचेगी? 18 मिनट में। तो 18 मिनट में, पहले 18 मिनट में सोनिया, अरे यार, ये डिलीट हो जाता है ना, सॉरी। या सो पहले 18 में स्टार्ट मिटा देता हूं, है ना? सो 18 मिनट में, पहले 18 मिनट में मैं लिख देता हूं कि सोनिया यहां पहुंच गई, ठीक है, एक राउंड लेके, ठीक। 36 मिनट पे देखो तो, 36 मिनट पे क्या होगा? अगले 18 मिनट में, अगले 18 मिनट में दोबारा से सोनिया का 18 मिनट हो गया होगा और दोबारा से यहीं पहुंच गई होगी, दूसरा राउंड लेके। अब रवि का देखते हैं। रवि पहले 12 मिनट में ये यहां पहुंच गया होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरे 12 मिनट में मतलब 24 मिनट में भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, और तीसरे 12 मिनट में मतलब 36 मिनट पे भी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो देखो, 36 मिनट पे ये दोनों मिल जाएंगे। यही तो पूछ रहा है, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब मिलेंगे? यस। तो ये हमने समझ लिया कि दोनों 36 मिनट पे मिल जाएंगे। कैसे? 18 मिनट पे सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे है, दूसरे 18 मिनट पे मतलब 36 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अब रवि को देखते हैं। तो 12 में पहले राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट, फिर 24 मिनट पे दूसरे राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? और तीसरे राउंड जब 36 मिनट हुआ तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ बात यह है कि 36 मिनट पे दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, और यही पूछ रहा था कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब आइडियली तुम देखो तो इसको निकालने का मैथमेटिकल तरीका क्या है? मैथमेटिकल तरीका ये है कि एलसीएम ले लिया जाए दोनों का, 18 और 12 का। तुम लेके देखो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 करो, क्या आएगा? 18 इक्वल टू, 18 को हम लिख सकते हैं, 9 टू 18 होता है ना, 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे मैं करता हूं अपने दिमाग में एलसीएम, ओके। 12, तो 12 को मुझे पता है 6 इंटू 2, तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 2, तो पहले मैं लिख दूंगा 2 इंटू 6, 6 के लिए मैं 3 इंटू 2 कर दूंगा। अब पहले कॉमन वाली चीज निकाल लेते हैं। ये हो गई कॉमन, ये हो गया कॉमन, ठीक। कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, तो मैंने लिख दिया 2, कॉमन वाला में से 2 ले लिया। फिर दोनों में कॉमन 3 था, 3 को एक बार लिख लिया। फिर ये 3 बच गया, 3 इंटू 2, देखो कितना आया, 36। सो बेसिकली एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 गिव्स मी 36। और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, तो मुझे एक ऐसा कॉमन चीज चाहिए। एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कितने टाइम बाद 36 देखो तो एक तरीके से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। 18 टू जा 36 और 12 3 जा
36। तो 36 ही ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे दोनों आकर के दोनों की टाइम मैच कर जा रही है। मतलब ये 2 राउंड मार लेगा 36 मिनट में, और इसको 3 राउंड मारना पड़ेगा रवि को। लेकिन जा करके मिलेंगे यहीं पे, और मिलेंगे यहां पे क्यों? क्योंकि वो एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। यहां पे मिलना ही था इन दोनों को। क्लियर हो गया बच्चों? यस। ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको देता कि दोनों जी एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे। लो, सोनिया इधर मूव कर रही है और रवि इधर मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ये कहां मिल जाएंगे, कितने टाइम बाद मिल जाएंगे एक दूसरे को? स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, कहीं पे भी फील्ड में। हो सकता है वो यहां पे आके टकरा जाए, यहां पे आकर के दोनों टकरा जाए, यहां पे टकरा जाए। कहां पे दोनों मिल सकते हैं? और आई मीन कहां पे नहीं, कितने टाइम बाद? तो कैसे निकालते हैं? तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है नहीं इसमें, बट हम खुद सोच सकते हैं ना। क्यों नहीं सोचेंगे हम? कोई क्वेश्चन मुझे बोल के थोड़ी आएगा कि जी ये क्वेश्चन है। और ऐसा होना भी चाहिए, मुझे मुझे पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। खुद सोचो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता तो इसका भी तरीका था। इसका तरीका ये है कि चलो मान लेते हैं, मान लिया जाए कि इसका मुझे पता है ना। ये सोनिया, ये मैंने मिटा दिया क्या? तो एस लिख देता हूं सोनिया के लिए, ठीक है। एस कितना टाइम लेता है? 18 मिनट लेती है ये। और रवि लेता है 12 मिनट। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि लेट से सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है ना, तो स्लो होगी ना वो। तो मान लेते हैं कि यहां पे मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा डिस्टेंस है, क्या है। यहां पे दोनों मिलेंगे। ठीक। तो एक बात बताओ, सोनिया यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है। तो मान लो इसको टी समय बाद दोनों मिल रहे हैं, तो टी टाइम में सोनिया यहां तक पहुंच गई। पॉइंट ए लिख देते हैं इसको। और रवि भी टी टाइम में ही, ये भी टी टाइम में ही यहां से, लेकिन वो यहां तक पहुंच गया होगा, इस पॉइंट तक। और इसको भी कितना टाइम लगा? टी टाइम। ठीक। ऑल राइट। तो एक बात बताओ, ये सोनिया जो है 18 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर, अगर जो इस पूरे सर्कल का डिस्टेंस को डी मान लिया जाए, पूरा पूरा ये जो सर्कल का डिस्टेंस है, जो यहां से स्टार्ट पॉइंट से लेकर वापस स्टार्ट पॉइंट तक आ जाना, इसको डी मान लिया जाए, तो इस पूरे डी डिस्टेंस को ये 18 मिनट में कवर कर लेती है। तो मैंने कर दिया डी डिवाइड बाई 18। तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी सोनिया। तो डी बाई 18 कर लेगी। इसलिए टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? डी बाई 18 इंटू टी। तो मुझे पता चल गया, ये जो ग्रीन में मैंने बनाया हुआ है, जो ए तक आने में जिसने टी टाइम लगाया है, उसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इतना कर लिया, डी बाई 18 इंटू टी। तो ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये है डी बाई 18 इंटू टी। इसको एक तरफ रख लेते हैं। सिमिलरली अब रवि के लिए देखते हैं। रवि टी टाइम में ही ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस मैंने बनाया यहां से यहां तक जो चल गया, ये कितना चल गया मुझे जानना है। तो पूरा का पूरा डिस्टेंस है डी, सर्कल का। ठीक। इसको अगर 12 से डिवाइड कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि हर मिनट में कितना डिस्टेंस चल जाता है रवि, क्योंकि 12 मिनट लेता है ना पूरा डिस्टेंस को कंप्लीट करने में। तो डी बाई 12, तो हर मिनट में कितना डिस्टेंस चल जाएगा? इतना। इसलिए टी टाइम में, टी मिनट में कितना डिस्टेंस चल जाएगा? इतना। तो ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस है,
ये रवि चल गया, कितना चल गया, D/12 × T। अब मुझे बताओ, ये ग्रीन वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक और ब्लू वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यही तो है टोटल डिस्टेंस D। ये यहां से यहां तक आ गया मिलने के लिए ग्रीन पोर्शन में चल के, सोनिया आ गई। रवि यहां से यहां तक चल के आ गया ब्लू। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों टोटल कितना चल गए, D चल गए। तो वही अब मैं करूंगा, दिस प्लस D/12 × T, ये दोनों मिला दिया जाए तो ये D ही होगा, राइट? ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो, ये D D D कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हो गया, मैं यहां से कॉमन लेता इन, ओहो, ये D, मैं इन दोनों में से D कॉमन लेता, फिर ये D नीचे जाता, डिवाइड होता, तो कैंसिल हो गया, है ना? मैं यहीं पे कैंसिल शॉर्टकट में कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, T/18 प्लस T/12 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इंप्लाइज क्या हो गया, नीचे एलसीएम ले लिया 36, ओके, 18 2 जा 36 तो 2T प्लस 3T इक्वल टू 1। तो इंप्लाइज T इज इक्वल टू 36/5। पता है ना, क्योंकि 2T प्लस 3T, ये एक तरीके से हो जाएगा 5T, इसको 5T लिख दो, 5T। अब देखो 36 इधर गया, 5 नीचे आया, वही तो किया, 36 इधर गया, 5 नीचे आया, तो कितना हो गया, 7.1, 7.1 मिनट लगेगा। सो बेसिकली 7.1 मिनट के बाद ये दोनों एक जगह पे आपस में मिल जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका था, मतलब दूसरा तरीका तक क्या था, दूसरा क्वेश्चन ही बना दिया था हमने तो, ऐसे ही मजाक मजाक में। तो बेसिक एम ये है बच्चों कि हर एस्पेक्ट को देखो, ये मत देखो कि क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया हुआ है। अपने आप में सवाल करो कि अगर ऐसा होता तो, अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो कब मिलते। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिजिट 0 है, अगर डिजिट 5 दिया होता तो मेरा सीधा आंसर वहीं पे पहले ही आ गया था, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि 6 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 5 आ ही नहीं सकता। ठीक है। सो जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि जी तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो हमने देखा कि यार तीनों को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है। तो हमें लगा कि क्या पता गलत तो नहीं कुछ पढ़ लिया, फिर हमने इस वाले पे करके देखा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप खुद कुछ चीजें करके देख रहे होगे, अब या तो एक बच्चा होता जिसने खुद ही मान लिया होता कि भाई तीन चीज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर तीन नंबर्स के हम एलसीएम एचसीएफ ले रहे हैं तो एक तो बच्चा है जो कि मान लेता है इस बात को। लेकिन तुम खुद बोलो कि एक बार करके देख लेता हूं, जब तुम 2-3 बार करके देखोगे और तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं बिल्कुल सही बात है, तो ये तुम्हारे लिए परमानेंट तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। आपको बार बार पीछे चैप्टर को लुक ओवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या पढ़ा था मैंने, ना आपको एग्जाम के टाइम पे कोई रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। आपको सब कुछ आपके बैक ऑफ द माइंड पे ही है, सब कुछ आपके दिमाग में ही है। ठीक है। सो चलो कुछ और बात करेंगे अगले क्लास में रियल नंबर्स के ऊपर, और शायद आपके पास सिर्फ एक रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ, वो बताएंगे, एंड देन वी विल क्लोज द चैप्टर। ओके, गुड बाय।